हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है पात्रता परीक्षा से लेकर के चयन परीक्षा तक इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वहाँ एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी स्पेशल लेकर के आए हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। गाइस, मैंने अपना टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1991 में, 1991 में, 1992 में, या 1993 में, या 1994 में। तो अगर हम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो ये 1992 में होता है। इसे अर्थ समिट भी बोलते हैं। और 1992 में होता क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित आधारित एक सम्मेलन कहाँ होता है? ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में होता है। कहाँ पर होता है ये? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होता है। रियो डी जेनेरियो में होता है। और इसमें होता क्या है कि इस पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश जो है भाग लेते हैं। हजारों स्वयंसेवी संगठन हैं, वो भी भाग लेते हैं। बहुराष्ट्रीय जो हैं निगम हैं, वो भी भाग लेते हैं। इसमें इतने सारे लोग भाग लेते हैं और पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे इस सम्मेलन में है जो बातचीत होती है। तो ये 1992 में जो है ये सम्मेलन को हुआ था, गठित किया गया था। ये सम्मेलन 1992 में आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक पर रिपोर्ट्स जो है, जो आवर कॉमन फ्यूचर पर ये शीर्षक है, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो वो किससे संबंधित है? आर्थिक विकास के आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, इससे संबंधित है। इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। या इसमें दिया गया है कि आर्थिक विकास के तरीके टिकाऊ नहीं होंगे, या आर्थिक विकास के तरीके टिकाऊ हैं, या आर्थिक विकास की गति कैसे बढ़ाई जाए। तो जो ये आवर कॉमन फ्यूचर है, ये शीर्षक जो है, इस शीर्षक से एक जो है लेख पब्लिश किया जाता है। और ये पब्लिश कौन करता है? बर्टलैंड रिपोर्ट के द्वारा रिपोर्ट में ये जो है पब्लिश किया जाता है। और इसमें ये बताया जाता है कि जो आर्थिक विकास के तरीके हैं ये टिकाऊ नहीं है। मतलब जिस तरह से हम जो आर्थिक विकास कर रहे हैं, जो हमारा आर्थिक विकास करने का तरीका है, जिस तरह से हम प्राकृतिक संसाधन का शोषण कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, तो ये तरीका टिकाऊ नहीं है। लंबे समय में जाकर के जो है ये तरीका काम नहीं करेगा और हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करने लगे हैं और ज़्यादा फेस करेंगे। तो इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि आवर कॉमन फ्यूचर में कि जो ये विकास का तरीका है ये टिकाऊ नहीं है, ये लंबा चलने वाला है नहीं। तो ये किस में दिया था? आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक नाम से एक लेख था और ये बर्टलैंड रिपोर्ट में जो है प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? बर्टलैंड रिपोर्ट द्वारा ये प्रकाशित की गई थी, या यूएनईपी द्वारा की गई है, या क्लब ऑफ रोम द्वारा की गई है, या यूएनएफसीसी के द्वारा प्रकाशित की गई। तो अगर हम लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक की बात करते हैं तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। और इस रिपोर्ट में बताया क्या जाता है? इस रिपोर्ट ये बताती है, ये रिपोर्ट, कि जो बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश को ये बखूबी इसमें वर्णन करती है कि कैसे जो है बढ़ती हुई जनसंख्या
प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा है। इस चीज़ पर ये काफ़ी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देती है। तो ये लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक है जो क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% कितने देशों में घटित होता है? ये गाइज ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो मेनली जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, जब भी देती हूँ तो मैं बता देती हूँ, तो इसकी आप एक अलग नोट्स बनाएंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इनकी तुलना किसी और क्वेश्चन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं कहते नहीं कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देंगे। ये बात है यहाँ पर। जो मैं भी करा रही हूँ, दूसरे क्वेश्चंस लाती हूँ, लेकिन ये कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इनकी आप नोट्स अलग बनाइएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। 4, 8, 6, 12। तो जनसंख्या वृद्धि का जो 50% है वो कितने देशों में घटित होता है? तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, जैसे आपको पता है कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि कम होती है, कुछ देशों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो 50% है वो कितने देशों तक सीमित है? तो यहाँ पर ये 6 देश हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है कि ये 6 देशों तक सीमित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है, जो है 50 जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व की जो है जनसंख्या वृद्धि का 50% 6 देशों में होता है। ये कौन कौन से हैं? चीन, भारत, पाकिस्तान और भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया एवं इंडोनेशिया। ये जो 6 देश हैं, इनमें जो है 50% जनसंख्या वृद्धि का सिर्फ इन्हीं देशों में होता है। बाकी 50% विश्व के अन्य देशों में बढ़ रही है जनसंख्या, लेकिन 50% जो है इन्हीं देशों में बढ़ रही है। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ये 6 देश हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। 6 देशों में है 50% की दर 6 देशों तक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें कि एनपीटी का पूरा नाम क्या है, तो एनपीटी का पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये इसका पूरा नाम है। ये इसको अगर हिंदी में देखते हैं तो परमाणु अप्रसार संधि होगा। परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं इसको। और होती कब है ये? 1968 में ये किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है, जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1990 के दशक में कश्मीरी घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित उदाहरण हैं। किस बात का उदाहरण है? शरणार्थी का, अप्रवासी का, आंतरिक रूप से विस्थापित जन का या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो कश्मीरी घाटी में जो है पंडित थे, वो कश्मीरी घाटी को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि भारत के अंदर ही अन्य अन्य स्थानों में जो है रहते हैं। तो ये आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहलाएंगे, इसका उदाहरण है। जबकि शरणार्थी कौन होते हैं? जो कि युद्ध या कोई और प्राकृतिक आपदा की वजह से वो अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाते हैं, उनको शरणार्थी बोलते हैं। और प्रवासी कौन होते हैं? जो कि बेटर कंडीशन के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं, रहने लगते हैं लंबे समय के लिए, तो उन्हें अप्रवासी बोलते हैं। ये सारी अलग कैटेगराइज कर दिया है और आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैड काऊ नामक बीमारी से किस देश को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था? इस तरह के क्वेश्चन जो है टेट में बहुत आते हैं। जो पात्रता परीक्षा है उस तरह में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। और तो मैड काऊ नामक बीमारी से किस देश को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था? तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। कौन था? तो ये ब्रिटेन था।
ब्रिटेन में जो है मैड काउ नामक महामारी फैली थी और उससे अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिकाऊ विकास का अर्थ है, टिकाऊ विकास का क्या अर्थ है? तेज गति से विकास, लाभ के साथ विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, उपर्युक्त सभी। तो अगर हम टिकाऊ विकास की बात करें तो इसमें ये बात बताई जाती है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो है विकास होना चाहिए, या कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना जो है विकास की एक प्रणाली ऐसी बनाई जाए, विकास का ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। यही टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाए। साझी विरासत में शामिल है, साझी विरासत में शामिल है, क्या क्या शामिल है? अंटार्कटिका, समुद्री सतह, वायुमंडल, उपर्युक्त सभी। तो जो साझी विरासत है इसमें ये उपर्युक्त सभी शामिल हैं क्योंकि ये सभी हैं। अगर इसके अलावा हम देखें तो साझी विरासत में और क्या क्या आता है? तो इन तीनों के अलावा एक और आता है बाहरी अंतरिक्ष। बाहरी अंतरिक्ष ये जो है ये सभी साझी विरासत के अंतर्गत आते हैं। और साझी विरासत क्या है कि जिस चीज़ पर किसी एक देश का संप्रभुता नहीं होती है, अधिकार नहीं होता है, तो उसे जो है साझी विरासत बोलते हैं या वैश्विक संपदा बोलते हैं। वैश्विक संपदा बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं ये। और इसमें ये 4 चीज़ें शामिल की गई हैं: अंटार्कटिका, समुद्री सतह, वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष। तो जबकि अंटार्कटिका पर जो है कुछ देशों ने अपना जो है अधिकार बताया है, वैधानिक अधिकार का दावा किया है, बट ऐसा माना नहीं गया है। तो ये जो है सभी का है। इन सब में जो है ये साझी विरासत है, ये सारी चीज़ें साझी विरासत के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं। एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है? जैव विविधता से, या जलवायु परिवर्तन से, या वानिकी से, या उपर्युक्त सभी से। तो एजेंडा 21 में क्या होता है कि ये सभी बातें की जाती हैं कि कैसे, इसमें क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, इन सब बातों में बात की गई है, इन सब बारे में। एजेंडा 21 में जैव विविधता जो है तो इसको भी बचाने की बात हुई है, वानिकी के संरक्षण की बात हुई है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें हुई हैं, और डिफरेंट ग्रुप हैं जो उनके बारे में। ये 40 चैप्टर्स का बहुत ही लंबा चौड़ा एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो ये सभी उपर्युक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। एजेंडा 21 जो है सभी से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन है आपके सामने, 200 देशों ने, या 190 देशों ने, या 140 देशों ने, या 170 देशों ने। तो जो पृथ्वी सम्मेलन था, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, इसमें जो है 170 देशों ने भाग लिया था। और ये होता कब है? 1992 में होता है, और ये ब्राज़ील के रियो दी जनेरियो में होता है, 1992 में होता है। इसको हम दूसरे नाम से अर्थ समिट भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन देशों ने अंटार्कटिक क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है? किसने किया है? अर्जेंटीना ने किया है, नॉर्वे ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, किसने किया है? तो ये जो देश दावा करने वाले हैं इनमें अर्जेंटीना भी है, नॉर्वे है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, चारों हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है सही हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, चिली हो गया, और ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड हो गया। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नॉर्वे हो जाएगा आपका, नॉर्वे और ब्रिटेन। ये सारे जो हैं इन्होंने क्या किया है कि वैधानिक दावा किया है कि अंटार्कटिक जो क्षेत्र है इस पर इन्होंने अपने अधिकार का दावा किया है। लेकिन ऐसा माना नहीं गया है
ये जो है वैश्विक संपदा इसको माना गया है, अंटार्कटिक को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है ये सिद्धांत? जो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां का सिद्धांत संबंधित है किससे? पर्यावरण से है, आर्थिक विकास से है, मानवाधिकार से है, उपर्युक्त सभी है। तो ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां जो हैं ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ये इसमें ये बताया जाता है कि जो विकासशील देश हैं इन्होंने ज़्यादा जो है ये पोल्यूशन फैलाया है पृथ्वी पर, तो इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी, इसको अपना पोल्यूशन कम करें। और इनकी जो पोल्यूशन से संबंधित इनकी जिम्मेदारियां हैं, पोल्यूशन को कम करने की जिम्मेदारियां जो हैं, जो विकसित देश हैं इनकी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने अपना विकास कर लिया है, जो विकसित हैं। जबकि जो विकासशील देश हैं उनका जो है इन्होंने पोल्यूशन में इनका योगदान बहुत कम है, तो इनकी पोल्यूशन को रिड्यूस करने में इनकी जिम्मेदारियां भी कम होंगी। तो ये जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन में ये तर्क जो है मान लिया गया था, क्योंकि ये तर्क कौन दे रहा था? जो विकासशील देश थे वो दे रहे थे कि क्योंकि विकसित देशों ने अपना विकास कर लिया, विकासशील देशों का टाइम आया तो पोल्यूशन होने लगा, तो विकासशील देश सारे मिलके खड़े हो गए कि भाई आपने तो अपना विकास कर लिया और सारा पोल्यूशन आपका फैलाया हुआ है, तो हम क्यों भुगतें, हम भी अपना विकास करेंगे। तो उस चक्कर में फिर ये चीज़ें विकसित देशों को माननी पड़ी और कहा कि ठीक है साझी संपदा होगी, लेकिन परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। मतलब जो विकासशील देश हैं उन पे जिम्मेदारियां कम हैं, जो विकसित देश हैं उन पे जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं पर्यावरण को संतुलन करने में और अपने देश का पोल्यूशन कम करने के लिए उनके विकसित देशों पर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो इसके जो पीछे ये कॉन्सेप्ट है सारा, तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो पहले देख लेते हैं कि ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसके अंतर्गत क्या है कि औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो ये ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये विकसित देश, या इनके उत्सर्जन, हिंदी में इसको उत्सर्जन बोलेंगे, उत्सर्जन को क्या है? कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है किसके? क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो किया गया है। तो इसमें जो है औद्योगिक देशों के लिए ज़्यादा ये जिम्मेदारी इनको दी गई कि आपने अपना औद्योगिक विकास किया है और पोल्यूशन को ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा उत्सर्जित किया है, तो अब जो है अब आप अपना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कीजिए। तो ये बात हुई है। तो इसमें जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 में ये इस पर जो है ये इसका संधि होती है, इसका सम्मेलन होता है, सब हस्ताक्षर करते हैं देश जो इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन भारत जो है इसमें हस्ताक्षर 2002 में करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है कि भारत इसमें जो है 2002 में जो है इस पर हस्ताक्षर भारत के द्वारा किया जाता है और इसका अनुमोदन भी भारत के द्वारा 2002 में ही किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। और प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य से संबंधित है। और ये क्योटो क्यों है? तो क्योटो जो है ब्राज़ील का एक शहर है, इसलिए वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था, वहीं पर सब देशों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया था, तो इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है ये भारत के द्वारा कब पारित किया गया है? 2001 में या 2002 में या 2003 में या 2004 में, कब किया गया है? तो ये किया गया है जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है ये पारित किया गया है 2001 में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन 2003 में ये बिजली अधिनियम भी पारित होता है, बिजली
बिजली अधिनियम पारित होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत नवीकरणीय जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को यूज करने पर बल दिया गया है। नवीकरणीय को इसको बोलते क्या? रिन्यूएबल भी बोलते हैं, जिसको हिंदी नहीं समझ में आता तो ये देख लें। जो ऐसे स्रोत जो रिन्यूएबल हो, ऐसे इन पे जो है बल दिया गया, इनको बढ़ावा दिया गया है, इनके यूज को बढ़ावा दिया गया है। 2003 में ये अधिनियम पारित हुआ है, जबकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या चिली या ब्राज़ील। तो पहला बांध विरोधी जो है आंदोलन 1880 के दशक में 1980 के दशक में कहाँ चलाया गया था? ये दक्षिणी गोलार्ध में चलाया गया था, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें चलाया गया था। और ये किस लिए चलाया गया? फ्रैंकलिन नदी तथा इसके आसपास जो फ्रैंकलिन नदी थी, इस पर बांध न बने, बांध के विरोध में फ्रैंकलिन नदी पर बांध के विरोध को लेकर के ये आंदोलन चलाया गया था। और जो आसपास के वन थे उनको भी बचाने के लिए ये था। जो इस नदी के आसपास वन थे उनको भी बचाने के लिए था, क्योंकि वो सब बांध के बनने से अंदर डूब जाते हैं। तो इसलिए ये आंदोलन था, कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 1980 के दशक में हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांध विरोधी आंदोलन में सबसे प्रसिद्ध था। जो बांध विरोधी आंदोलन थे उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा आंदोलन था? फ्रैंकलिन आंदोलन या नर्मदा आंदोलन या मुलसी सत्याग्रह या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर हम बांध विरोधी आंदोलन की बात करें तो सबसे विश्व में, ये विश्व की बात हो रही है, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है नर्मदा आंदोलन रहा। ये एक बांध विरोधी आंदोलन था और जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था। तो नर्मदा आंदोलन ये बांध विरोधी था और यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था विश्व में। पूरे विश्व में बांध विरोधी आंदोलन की बात करें तो नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब या इराक या ईरान या अर्जेंटीना। जो ये फॉसिल फ्यूल होता है, जो ईंधन, पेट्रोल और ये डीजल वगैरह, इन सब की बात हो रही है कि सबसे बड़ा तेल उत्पादक जो है देश कौन सा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा जो है तेल उत्पादक देश है। 1/4 विश्व का 1/4 तेल का भंडार जो कि ज्ञात है, जो नॉलेज में है। अब जो नॉलेज में नहीं है वो तो पता नहीं कहाँ क्या होगा, लेकिन जो नॉलेज में है वो 1/4 इसी के पास है, सऊदी अरब के पास है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर इराक। दूसरे नंबर पर क्या आता है? इराक आता है। फर्स्ट नंबर पर सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पर इराक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मूल निवासियों की जनसंख्या है 6% है, 8% है, 10% है या 2% है। कितने प्रतिशत है? तो मूल निवासी को हम कहते क्या हैं? मूल निवासी को अनुसूचित, हमारे यहाँ क्या हो, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति या यहाँ पर या होगा या मूल निवासी या अनुसूचित जनजाति या वो क्या आदिवासी। ये जो है 3 नामों से इनको हमारे देश में जानते हैं और इनकी जनसंख्या 8% है भारत में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? कब होता है इसका गठन? ऑप्शन है 1975 में या 1985 में या 1992 में या 1986 में। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस मतलब जो मूल निवासी होते हैं उनकी बात हो रही है।
तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन, ये जो इसका गठन कब होता है, तो ये होता है 1975 में होता है। ये 1975 में इसका गठन हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शी परिषद का दर्जा मिला था। इस परिषद को परामर्शी परिषद का दर्जा मिला। कहाँ मिला? संयुक्त राष्ट्र संघ में मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ में मिला, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो आदिवासियों के से संबंधित और जो स्वयंसेवी संगठन थे, ऐसे 10 स्वयंसेवी संगठन जो कि आदिवासी से संबंधित हैं पूरे विश्व में, तो उनको भी जो है वहाँ पर दर्जा मिल रखा। लेकिन सबसे पहले इसी को मिला था, जो ये संगठन था, इसी को परामर्शी परिषद का दर्जा मिला है। उसके बाद में विश्व के 10 अन्य स्वयंसेवी संगठन हैं जो कि आदिवासी से सरोकार रखते हैं, आदिवासी से संबंधित हैं। ऐसे 10 स्वयंसेवी संगठन को भी इसमें जो है परामर्शी परिषद का दर्जा मिल रखा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान हिंदी में बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में किन गैसों की भूमिका है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उपर्युक्त सभी। तो जो अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इन तीनों की ही काफ़ी भूमिका है जो ग्लोबल वार्मिंग में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीनों ही गैसों का रोल है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को जो है इंक्रीज करने में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UNFCCC के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में तर्क देता है। क्या तर्क देता है? ये ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क देता है, या भौगोलिक उत्तरदायित्व का तर्क देता है, या समसामयिक उत्तरदायित्व का तर्क देता है, या उपर्युक्त सभी। तो अगर हम भारत की बात करें तो ये ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क देता है। क्या तर्क देता है? ये कहता है कि जो ये विकासशील देश हैं, इन्होंने अपना औद्योगिक विकास करके, औद्योगिकरण के जरिए इन्होंने बहुत पोल्यूशन फैलाया है, और ये जो हैं अब इन्हीं की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश का ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है ये कम करें। और क्योंकि इन्होंने काफ़ी विकास कर लिया है, इनको कम करना चाहिए। और विकासशील देश जो है अभी अपने जो सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट है इस पर ये ध्यान देंगे, और इन पर जो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए। और ये जो UNFCCC के जो नियम हैं ये विकासशील देशों पे नहीं थोपे जाने चाहिए, क्योंकि ये तो इन्होंने इतिहास में यानी कि पीछे पास्ट में इन्होंने कोई इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया नहीं है। पोल्यूशन तो विकासशील देशों ने फैलाया है, और अभी इनके लिए जो जितने भी विकासशील देश हैं इनके लिए अपना डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो ये ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का बात करता है कि जिन देशों ने पोल्यूशन फैलाया है उनका उत्तरदायित्व बनता है, जबकि जो विकासशील देश हैं उनकी प्राथमिकता है कि वो अपना विकास करें, तो वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। जो भारत है ये तर्क देता है, और बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आकर के ये तर्क देता है, और इस पे कायम भी है। तो आगे देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क देता है कि जिसने फैलाया है पोल्यूशन वो कम करे। अभी हम नहीं कम करेंगे, हम अपना विकास करेंगे। सीधे लैंग्वेज में समझे तो ये बात आ रही है। आगे क्वेश्चन कहता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? 1972 में हुई, या 1970 में हुई, या 1982 में हुई, या 1985 में हुई? तो जो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है ये 1972 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। इसको बोलते क्या है? इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो ABM बोलते हैं। और ये इसमें कहा क्या हुआ क्या था इस संधि में कि अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका गया था इस संधि के थ्रू। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है ABM शॉर्ट में बोलते हैं इसको। 1972 में अमेरिका और कौन था इसमें? सोवियत संघ, इन दोनों के बीच हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे गरीब इलाका है अफ्रीका का सहारा मरुस्थल।
अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के कौन से दक्षिणवर्ती देश, पूर्ववर्ती देश या पश्चिमवर्ती देश या उपरोक्त सभी। तो जो दुनिया का सबसे गरीब इलाका है ये अफ्रीका के सहारा के मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देश हैं, ये है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो है सशस्त्र संघर्ष भी यहीं पर हुआ है। दुनिया का सबसे ज़्यादा दुनिया के जो है सबसे अधिक सशस्त्र संघर्ष की बात करें तो इन्हीं में सशस्त्र संघर्ष जो है यहीं पर हुआ है। कहाँ पर? यहीं दक्षिणवर्ती देशों में, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। और ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BWC संधि संबंधित है किससे? बायोलॉजिकल वेपन्स से या केमिकल वेपन्स से या बारूदी हथियार से या उपयुक्त कोई नहीं। तो अगर हम BWC की बात करते हैं तो ये बायोलॉजिकल वेपन्स से संबंधित है। और इसमें जो है कहा गया है कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन इसको पूरा बोलते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन इसका पूरा नाम है। और ये होती कब है? 1972 में ये भी होती है, 1972 में होती है। और इसमें जो है क्या होता है कि इन हथियारों को, जो ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जो जैविक हथियार होते हैं, इनको बनाना और रखना दोनों प्रतिबंधित था। बनाना और रखना दोनों पर ही प्रतिबंध था, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था इस संधि के थ्रू। तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को BWC बोलते हैं, 1972 में होती है। और इसमें दोनों बनाना और रखना दोनों प्रतिबंधित है। ये मेन पॉइंट हैं इसके। और ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV एड्स से सबसे गंभीर खतरा किस देश में है? चीन में है, भारत में है, दक्षिण अफ्रीका देशों में है या उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें कि HIV एड्स से खतरा सबसे ज़्यादा किसको है, तो ये दक्षिण अफ्रीकी देश जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। इसमें हर 6 व्यक्ति में से एक जो है कितना, हर 6 व्यक्ति में एक आपको HIV संक्रमित व्यक्ति मिलेगा। और इससे भी ज़्यादा, इसी के अंदर एक बोस्तवाना जगह है, उसमें जो है हर तीसरा व्यक्ति, बोस्तवाना में, दक्षिण अफ्रीका में बोस्तवाना है एक जगह, बोस्तवाना, इसमें हर 3 व्यक्ति में एक पीड़ित मिलेगा। हर 3 व्यक्ति में जो है एक व्यक्ति पीड़ित होगा। इसमें हर 6 व्यक्ति में अगर टोटल अफ्रीका, पूरी अफ्रीकी देशों की बात करते हैं तो हर 6 व्यक्ति में एक पीड़ित मिलेगा। और अगर बोस्तवाना इलाके की बात करेंगे तो हर 3 व्यक्ति में एक व्यक्ति यहाँ पीड़ित मिलता है। तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे गंभीर खतरा है जो है एड्स का। CWC संधि में हथियारों का बनाना प्रतिबंधित है, हथियारों का रखना प्रतिबंधित है। A एवं B दोनों ही ऑप्शन सही हैं या कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो अगर हम CWC की बात करते हैं तो ये जो है, इसको पूरा नाम क्या है? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इसका जो है पूरा नाम है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इसका पूरा नाम है। और ये भी 1972 में होती है, जब रूस और अमेरिका में जो वो शीत युद्ध चल रहा था उस समय, तभी ये सारी जो है ट्रीटीज जो है इन पर संधि हुई थी। CWC 1992 में होती है, ये 1972 में नहीं होगी, ये 1992 में होती है। CWC 1992 में होती है। तो ये जो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, 1992 में होता है। और इसमें हथियारों का बनाना भी प्रतिबंधित है और हथियारों का रखना भी प्रतिबंधित है। तो A एवं B दोनों इसमें सही है। ऑप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? तो ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2001 में, 1 सितंबर 2001 में, 11 सितंबर 2001 में और 1 अक्टूबर 2001 में। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इस पर 11 सितंबर 2001 में हमला होता है।
ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि सभी राज्य कुछ खास किस्म के हथियारों के रखने से बाज आएंगे। हथियार बिल्कुल नष्ट कर दिए जाएंगे, कोई भी हथियार नहीं रखे जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो निशस्त्रीकरण का मतलब है कि जो कुछ खास किस्म के हथियारों के रखने से जो है राज्य जो है बाज आएंगे, यानी कि नहीं रखेंगे और नहीं बनाएंगे। ये कौन से हथियार हैं, मतलब बनाएंगे क्या, रखना ही जब अलाउ नहीं है तो बनाना तो उससे भी बड़ी बात है। तो ये जो है कुछ खास किस्म के हथियारों के रखने से बाज आएंगे, ये हो जाता है मतलब निशस्त्रीकरण का, कि इसमें जो है जो ज़्यादा घातक हैं जैसे ये एटम बम वगैरह, इन सब हथियारों को रखने से ये बाज आएंगे। और ये कौन से हैं, जैसे केमिकल वेपन्स हो गए, बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए, ये सारे वेपन्स जो हैं बहुत ही खतरनाक और घातक होते हैं, तो इनको रखने से मतलब नहीं रखेंगे। तो निशस्त्रीकरण का मतलब ये हो रहा है। ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 कहता है भारत में परमाणु परीक्षण कब से कब तक हुआ। कब से कब तक हुआ? 1975 से 1978 तक हुआ, 1976 से 1999 तक हुआ, या 1977 से 2000 तक, या 1974 से 1998 तक। कब तक हुआ? तो भारत में परमाणु परीक्षण पहला परमाणु परीक्षण कब होता है? 1974 में होता है, जबकि 1998 में दूसरा होता है। ये दूसरा होता है। दोनों मई महीने में होते हैं, दोनों ही मई महीने में होते हैं। इसमें कौन थे प्रधानमंत्री? अटल थे। इसमें कौन थी? इंदिरा थी। पहले में इंदिरा थी, इंदिरा गांधी थी हमारी पीएम। इसमें क्या था कि ये शांति परीक्षण करार दिया गया था। शांति परीक्षण यानी कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन सब में यूज होगा, तो इसको शांति परीक्षण करार दिया गया था। और इसको जो अटल जी ने कहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। हथियार रखेंगे, इसमें कहा था हथियार रखेंगे, लेकिन पहले चलाएंगे नहीं, पहले इसका यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। हथियार रखेंगे, पहला प्रयोग नहीं होगा, पहला प्रयोग नहीं करेंगे, पहले जो है प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा जो है ये इसके मेन पॉइंट हैं। तो और पोखरण में होते हैं ये, तो ये इसके मेन पॉइंट हैं। आज अगेन हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं और ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि जो है आप इनके अलग नोट्स बनाएंगे ताकि आप इनका ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। बाकी के क्वेश्चन के साथ मिक्स मत करें, चाहे वो मैं दूं या कहीं और से मिल रहे हों, उससे मतलब नहीं है, बट जो दूसरे क्वेश्चन हैं उसमें मिक्स ना करें। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन के नोट्स आप अलग बनाएंगे। तो मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन के साथ। कोशिश करूँगी मैं एनसीईआरटी के सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की अभी आपको। तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।